गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? तो वेलकम टू द करेंट अफेयर्स क्लास। अभी नवंबर का सीजन चल रहा है, नवंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। जैसे नवंबर ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? नवंबर कंप्लीट होते ही अपना दिसंबर लास्ट 2022 का, ठीक है, नई साल आ गई, लेकिन पिछले मंथ्स के कुछ करंट अफेयर्स बचे हैं वो हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अभी वेकेशन थी तो वेकेशंस की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, बट हम लोग कंटिन्यूस इसकी क्लास लेंगे तो कवर अप कर पाएंगे आराम से, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं इसमें। ऑलराइट। ठीक है सर। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार तोको जी कैसे हैं आप? आई थिंक लास्ट क्लास में आप नहीं आए थे। हाँ, तो आगे बढ़ें उससे पहले वही अपना जो पुराना दस्तूर है, पिछले कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन डाल देते हैं, ठीक है सर। चलो, जैसे कि मेरे को ये बताओ, अभी रिसेंट में मोहम्मद इरफान अली जो चीफ गेस्ट रहे हैं 17 प्रवासी भारतीय दिवस के होने वाले चीफ गेस्ट हैं, तो वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं? मोहम्मद इरफान अली जो जिनको 17 प्रवासी भारतीय दिवस का चीफ गेस्ट बनाया गया है, तो इंडियन ओरिजिन के हैं, बट वो किसी कंट्री के प्रेसिडेंट भी बन गए हैं। जैसे ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन के हैं, बट अब वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसी तरह से जो आपके मोहम्मद इरफान अली हैं वो किसी कंट्री के प्रेसिडेंट है, तो कहाँ के हैं सर वो? बिल्कुल सही बात, सही जवाब, करेक्ट आंसर इज गुआना। ठीक है, कहाँ के हैं? गुआना के। इसी बात पे, अच्छा ये तो कल पढ़ा है, बात ही करी थी हमने। इसको बताओ, तोखू तोखू एमोंग, वेरी सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो, ठीक है, तो जो, क्योंकि अपनी लोकल रीजनल लैंग्वेजेस में प्रोनाउंसिएशन बदल जाती है, बट चूंकि जब हमें इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होती है तो इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशन बनती है हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो तोखू इमोंग अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल किस स्टेट का है? तो ये आपका देखो, जो मैं कहता हूँ ना नॉर्थ ईस्ट का करंट अफेयर्स, नॉर्थ ईस्ट के क्वेश्चन, तो वो भी आपको इसी में मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करा दूँ। तो तोखू इमोंग किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है सर? बिल्कुल सर, ये आपका नागालैंड में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। कहाँ सेलिब्रेट होता है? नागालैंड में। कल एक क्वेश्चन डिस्कस करा था, क्वेश्चन नंबर 41, एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान ऑफ अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल। ये एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है कॉप 27 में, ठीक है, कॉप 27 में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये जो सिस्टम है किसने रिलीज करा है? यूएनईपी ने, डब्ल्यूईएफ ने, आईपीसीसी ने, या डब्ल्यूएमओ ने? कल इसके बारे में हम लोगों ने खूब डिटेल में चर्चा की थी, आपसे कहा था इसको पढ़िएगा। जब पीडीएफ आपके पास आ जाए तो जरूर से एक बार पढ़ लीजिएगा इसे। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आपको भी पता ही होगा। करेक्ट आंसर है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑलराइट सर, कल 47 क्वेश्चंस आई थिंक हमने डिस्कस कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन ये इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर से रिलेटेड था, जो आपका कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? अभी फरीदाबाद में, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन कल 47 तक डिस्कस करा था, उसके आगे आज हमारी कहानी बढ़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 48। ये रहा आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 48। रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पैरिटी। देखो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में कुछ स्टैच्यूज बनते जा रहे हैं, तो पॉलिटिकली उस पर आप डिबेट कर सकते हो, है ना, वैसे भी डिबेट कर सकते हो, लेकिन हमें अभी जीके के पर्पज से उसमें क्या सीखना है। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी आया तो उसमें सरदार पटेल की बात हुई, ठीक है। इसी तरह से अभी एक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। उस स्टैचू ऑफ इक्वालिटी पे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में इस बार सवाल पूछा था लास्ट ईयर में, ना। तो अभी एक और स्टैचू को उन्होंने इनॉग्रेशन करा, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ब्रॉन्ज स्टैचू है। किसका स्टैचू है ये? बेंगलुरु के फाउंडर नादा प्रभु केम्पेगौड़ा जी का, ठीक है। केम्पेगौड़ा शायद आपको रिलेट हो रहा हो, कर्नाटक का जो बेंगलुरु का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो इन्हीं के नाम पे, नादा प्रभु केम्पेगौड़ा, ठीक है। तो सवाल तो सिंपल है कि इसकी टोटल हाइट कितनी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी हमें नादा प्रभु जी के बारे में जानना है। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी इस क्वेश्चन के जरिए डिस्कस करेंगे। बट पहले इसमें थोड़ा तुक्का लगाओ, या आपको पता हो तो बताओ, हाइट कितनी है सर? 45 फीट, 87 फीट, 108 फीट, या 202 फीट? देखो जो भी लगता है वो आंसर जरूर कमेंट करो, क्योंकि आप
लाइव क्लास है, जितना इंटीग्रेट कर पाओगे अपने आप को उतना ही आपको अच्छा लगेगा क्लास में, उतना ही ज़्यादा रिटेन कर पाओगे चीज़ें। एज सिंपल एज दैट, बस इतना ही है। बताइए सर। शर्माने वाली तो देखो कोई बात है नहीं। शर्म आती हो तो आप अपना नाम शर्मीला रख सकते हो फेसबुक पे, वो तो चल जाता है। कौन आपके घर का आधार कार्ड चेक करने आ रहा है? ठीक है। CDB। चलो करेक्ट आंसर पे आते हैं। करेक्ट आंसर इज 108 फीट। मिक्स्ड आंसर आए हैं इस बार इसमें, तो इसका मतलब तुक्के लगे हैं इसमें। तो करेक्ट आंसर इज 108 फीट। 108 फीट की इसकी हाइट है। ब्रॉन्ज स्टैचू है आपका। ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं सर। हाँ, अब यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं, जो नादा प्रभु केम्पेगौड़ा है वो हैं कौन। देखो साउथ में आपने एक एम्पायर पढ़ा होगा, विजयनगर एम्पायर। ठीक है। तो उस एम्पायर में क्या होते थे आपके चीफटेंस होते थे पहले। चीफटेन जैसे आपके फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं। ठीक है। फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब सूबेदार, या कह लो कि मतलब एरिया बटा है। मान लो इतना एरिया किसी एक पर्सन को हैंडल करना है, ये एरिया किसी एक पर्सन को हैंडल करना है। इसी तरह से जो विजयनगर एम्पायर में एरिया बटे थे, तो एक एरिया के ये चीफटेन थे, वहां के हेड थे। 16th सेंचुरी की बात है ये। और वहां पर कर्नाटका में अगर आप जाओगे तो कुछ कम्युनिटीज मिलती हैं। ठीक है। पॉलिटिक्स में भी उनके नाम रहते हैं। जैसे एक सबसे बड़ी जो कम्युनिटी, मोस्ट डोमिनेंट कम्युनिटी कर्नाटका में जो मानी जाती है, वो मानी जाती है लिंगायत। ठीक है। तो उसके बाद जो सेकंड मोस्ट डोमिनेंट कम्युनिटी है वोकालिगास, उसके ये लीडर थे। वोकालिगास के एक आइकॉनिक फिगर रहे हैं आपका नादा प्रभु केम्पेगौड़ा जी। ठीक है। उनको जाना क्यों जाता है, मेन रीजन तो ये है कि जो बेंगलुरु शहर है, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका की जो कैपिटल है, उसके ये फाउंडर है। ये माना जाता है इन्होंने 4 पिलर्स खड़े कर दिए थे एक एरिया में, और कहा था यहाँ पे एक नया शहर बनाएंगे। और वहां पर आज आपको एक नया शहर मिलता है, उसका नाम है बेंगलुरु। ठीक है। तो लेक्स की व्यवस्था करिए, ताकि ड्रिंकिंग वाटर की और एग्रीकल्चर के लिए वाटर की जो प्रॉब्लम है उसको ये ठीक कर पाए। और एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट इनका रोल माना जाता है, वो माना जाता है, एक प्रथा चलती थी, एक कस्टम चलता था बंदी देवारू नाम से। ठीक है। जो मुरासु वोकालिगास से, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रथा थी बंदी देवारू। बंदी देवारू में वो क्या करते थे, जो अनमैरिड वीमेन होती थी, जिनकी शादी नहीं होती थी, उनके क्या करते थे ये लोग, लेफ्ट हैंड की उंगलियां काट देते थे। ठीक है। तो ये एक बहुत ही ब्रूटल प्रैक्टिस थी, उसको इन्होंने ये बंद करवाया था। तो इसके लिए भी आपके नादा प्रभु केम्पेगौड़ा जी जाने जाते हैं। ठीक है। तो बंदी देबारू कस्टम खत्म करने से रिलेटेड है, और बेंगलुरु के फाउंडर हैं नादा प्रभु केम्पेगौड़ा, ये ध्यान रखिएगा। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, सवाल किसी भी तरह से पूछ सकता है। ऐसा पूछ सकता है कि स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसने अनवील किया, पूछ सकता है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसके नाम पर है, पूछ सकता है कि बेंगलुरु के फाउंडर कौन है, पूछ सकता है बंदी देवारू कस्टम किसने अबॉलिश करवाया। तो ये सारी कुछ भी अगर चीजें पूछता है, तो अल्टीमेटली नाम आपको एक ही देना, नादा प्रभु केम्पेगौड़ा। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए सर, तो ये हो गया क्वेश्चन 48। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। Recently, Association of Southeast Asian Nations has agreed in principle to admit which of the following countries as the 11th member? बताइए। हाँ जी सर। आसियान ने एग्री करें किसी एक कंट्री को तो एज ए 11th मेंबर, कौन सा है वो? जो 11th मेंबर ऐड हो रहा है वो है आपका टिमोर लेस्टे, यानी ईस्ट टिमोर। ईस्ट टिमोर की लोकेशन मैं दिखा देता हूँ। ईस्ट टिमोर ये वाला एरिया। ठीक है। तो अब आसियान में टोटल कितने मेंबर्स हो गए सर? 11 मेंबर्स हो गए। ठीक है। ईस्ट टिमोर मिला के। और कौन कौन से हैं इसमें? आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, मतलब ये पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका ले लो। इंडोनेशिया, मलेशिया, इधर आपका छोटा सा इधर सिंगापुर भी है ना, और आपका ब्रूनी भी है। तो ये सब आपका, पापुआ न्यू गिनिया नहीं है। ठीक है।
तो इतने साइड के जितने भी कंट्रीज हैं ये सब किस में आ जाते हैं, आसियान के मेंबर। इनको कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन मेंबर्स। ये साउथ ईस्ट एशिया कहलाता है ना, तो ये इसका नाम भी, आसियान की फुल फॉर्म भी यही है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इनका मोटो क्या है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। आसियान डे कब सेलिब्रेट होता है, 8 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। इसका सेक्रेटेरिएट इंडोनेशिया, जकार्ता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है रिगार्डिंग आसियान, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऑलराइट सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। द 17th मीटिंग ऑफ द G20 कंट्रीज 2022 इज बीइंग हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। रिसेंटली अभी कुछ महीने पहले, अभी तो करीब नवंबर में ही G20 की मीटिंग हुई थी, तो वो किस कंट्री में हुई थी? मेरे ख्याल से ये सवाल बहुत आसान है, आप आसानी से बता सकते हो। हाँ जी सर, बताइए। तो अभी जो 17th मीटिंग हुई थी G20 कंट्रीज की, वो कहाँ हुई थी? ब्राजील, इंडोनेशिया, इंडिया या फिर अर्जेंटीना? इंडिया को तो भैया अब मिली है मेंबरशिप, वो सॉरी प्रेसिडेंटशिप अब मिली है। मैं ये 2022 की मीटिंग की बात कर रहा है, ये हमने होस्ट नहीं किया है। क्वेश्चन आप गलत समझ रहे हो। एक मिनट, ये 17th मीटिंग की बात कर रहा है, 2022 23 में इंडिया में होगी। 2022 की तो सर हो चुकी, बाली में हुई थी, बाली समिट याद करो, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो यहाँ आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। अब जो 2023 में 18th मीटिंग होगी ना 2023 की, वो इंडिया में है, क्योंकि अब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है G20 की, तो अब वो इंडिया ऑर्गेनाइज कराएगा। बट जो 17 थी वो इंडोनेशिया के हाथ में था, तो इंडोनेशिया ने ऑर्गेनाइज कराया था। ठीक है, तो जो जो बातें हुई मीटिंग में वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, एक बार इसको पढ़ लेना आप चाहो तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाओ। मार्स इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर मीथेन? मार्स इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? किसी एक ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है ये मार्स इनिशिएटिव। नाम बताइए उसका। तुक्का मारिए, तुक्का नहीं आता तो। ए पे मार देते हैं अपना ऑल टाइम बेहतरीन जो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको तुक्का मार देते हैं। ठीक है, टोको जी कह रहे हैं सर थोड़ा सा हम अलग चलेंगे नाइट्रस ऑक्साइड के साथ। अमीना जी और बागान तक आते आते बात ठहरी है मीथेन पे। चलो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इज मीथेन। मार्स का अगर फुल फॉर्म आपको पता हो तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। मार्स में एम स्टैंड्स फॉर मीथेन। अरे सर ये क्या हो गया, मीथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम। ठीक है, तो ये मार्स इनिशिएटिव है। ये यूनाइटेड नेशंस, अभी देखो जो COP27 हुआ था, ठीक है, COP27 UNFCCC ने ऑर्गेनाइज कराया था। ठीक है, देखो ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, रियो ड्यू जेनेरियो में एक रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में। ठीक है, 1992 में। उसी के बाद से एक बॉडी बनी थी UNFCCC, वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस कराता है। तो पहली कॉन्फ्रेंस थी COP1 जो बर्लिन में हुई थी, फिर इसी सीक्वेंस में COP2, 3। तो अभी रिसेंट में जो COP27 थी वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी? वो इजिप्ट में ऑर्गेनाइज हुई थी। ठीक है, COP27 इजिप्ट में ऑर्गेनाइज हुई थी। तो यहाँ पर मार्स इनिशिएटिव की बात की गई थी। ठीक है, यहाँ पर आपको मार्स इनिशिएटिव की बात की गई थी। तो मार्स इनिशिएटिव है क्या? इसमें कुछ नहीं, मार्स को कंट्रोल, वो सॉरी, मार्स में मीथेन को कंट्रोल करने की बात की गई है। ठीक है, मतलब मीथेन कंट्रोल करने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया जो डिटेक्ट करेगा कि ग्लोबली किस एरिया में कितना मीथेन
एमिशन हो रहा है, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, तो इससे क्या है, कोई कंट्री छुपा नहीं पाएगा अपने आगे मीथेन एमिशन। तो जिस कंट्री के जितना भी एमिशन है वो ये इसको ट्रांसपेरेंटली मेजर कर पाएगा, जो मार्स इनिशिएटिव है। ये तो हो गई मोटा माटी बात। अब सर एक बार देख लेते हैं ग्लोबल लेवल पे मीथेन के एमिशन को रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो एक चीज तो है ग्लोबल मीथेन प्लेज। ये क्या है? ये ग्लोबल मीथेन प्लेज आपका कॉप 26 में बात हुई थी। कॉप 26 ग्लासगो में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। 100 कंट्रीज इसके लिए इकट्ठा हुई थी, जिसको कहते हैं, मतलब सबने प्लेज ली, ग्लोबल जिसे कहते हैं ग्लोबल मीथेन प्लेज। और उसमें उन्होंने टारगेट लिया कि 2020-30 तक, ठीक है, हम कितना मीथेन एमिशन कम करेंगे, एटलीस्ट 30% मीथेन एमिशन को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। रेफरेंस क्या लिया? 2022 में जितना भी एमिशन था उससे 30% एमिशन रिड्यूस करेंगे टिल 2030, और ये मिनिमम 30% बोला है, ठीक है। तो 100 कंट्रीज ने करीब ये प्लेज लिया था, तो इसे इसे कहते हैं ग्लोबल मीथेन प्लेज। तो एक तो ग्लोबल लेवल पे ये काम हो रहा है एमिशन कम करने के लिए। दूसरा क्या हो रहा है? ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव, ठीक है। ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव क्या है? एक पीपीपी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, मतलब सरकार और प्राइवेट कंपनीज इसमें मिलके काम करेंगी, ठीक है। और उसमें इनका ये रहेगा, जो मीथेन है उसको एज ए क्लीन एनर्जी सोर्स यूज किया जा सके, ठीक है, ताकि मीथेन को एनर्जी में प्रोजेक्ट किया जा सके, मीथेन से एनर्जी जनरेट हो, ताकि जो मीथेन आपका एटमॉस्फेयर में खुलेआम घूम रहा है वो ना घूम पाए, उसको हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लें। जैसे शहर में एक मान लो आवारा लड़का घूम रहा है, तो वो आवारा लड़का क्या करेगा? कभी किसी को पीटेगा, कभी किसी के शटर तोड़ेगा, कभी किसी को चोरी करेगा, ठीक है। तो ये सब एक आवारा लड़का करेगा। अगर उसे हम किसी काम में लगा दें तो ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी ना। फिर तो वो अपना काम से काम रखेगा, फिर तो वो ये सब चोरी चकारी नहीं कर पाएगा। तो यही हम मीथेन के साथ करते हैं, करना चाह रहे हैं। अगर उसे हम खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो वो तो नुकसान पहुंचाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेगा, ग्रीन हाउस गैस है। बट अगर उसी मीथेन से हम एनर्जी बनाने लगे तो वो एनर्जी में कंज्यूम हो जाएगा। तो यही पर्पज है ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव का। तो इसमें जो कंट्रीज की गवर्नमेंट्स हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है, दोनों मिलकर काम करेगा, इसीलिए कह रहे हैं इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ग्लोबली मीथेन एमिशन कट करने के लिए क्या क्या काम हो रहा है? ग्लोबल मीथेन प्लेज और ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट इंडिया में सर क्या हो रहा है? इंडिया में एक हरित धारा क्रिएट हुआ है। हरित धारा क्या है? एक सप्लीमेंट है, आईसीईआर ने डेवलप किया है। उससे होगा क्या? ये एंटी मिथेनोजेनिक फीड है, जो मतलब कैटल्स को दिया जाता है, ठीक है। ये एक हरित धारा एक मान सकते हो उनका टोनिक है, एक पाउडर है, या कह सकते हो सप्लीमेंट, मतलब कह सकते हो उनके लिए कुछ दवा टाइप से कह सकते हो, जो कैटल्स को दिया जाएगा, और जिससे वो जो उनका मीथेन एमिशन है वो 17 to 20% कम हो जाएगा, और मिल्क प्रोडक्शन भी उनका बढ़ जाएगा। जो कैटल से मीथेन एमिशन है उसे कम करने के लिए हरित धारा यूज किया जा रहा है इंडिया में। और इंडिया का अपना ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम भी है, ठीक है, जिसे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट लीड कर रहा है। कौन कौन है? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, CII है, और द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है। ये तीनों मिलके इंडिया का ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम चला रहे हैं। उसका काम क्या है? ओवरऑल इंडिया में ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रिड्यूस करना, ठीक है। एक हमारा नेशनल एक्शन प्लान भी चल रहा है, क्लाइमेट चेंज। तो ये प्लान का भी काम यही है, अवेयरनेस क्रिएट करना और एमिशंस को कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं, इंडिया ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम, हरित धारा और NAPCC, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट इंडियाज इनिशिएटिव। तो यहाँ पे मीथेन के लिए हमने नेशनल इनिशिएटिव, ग्लोबल इनिशिएटिव दोनों डिस्कस करें, ठीक है। उसके अलावा मार्स इनिशिएटिव की बात करें, ठीक है। तो एक चीज से कई सारी चीजें हमने कनेक्ट करने की कोशिश करी, ताकि कल मान लो हरित धारा पे सवाल उठा ले, ठीक है। अब इतना पढ़ने के बाद अब देखो कहाँ से कहाँ चीजें कनेक्ट होती हैं। आपसे हो सकता है मार्स पे सवाल ना पूछे, आपसे सवाल पूछ ले सर हरित धारा पे, बताओ हरित धारा क्या है। तो पता होना चाहिए हरित धारा मीथेन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए एक सप्लीमेंट बनाया गया कैटल्स का। तो इसीलिए अपन कनेक्ट करके चीजों को पढ़ाते हैं, ताकि एक के बदले 40 चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। और यही आपके एग्जाम की डिमांड है। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि मैथ्स की तरह चार क्या कहते हैं कुछ आपको फॉर्मूले प्रैक्टिस करने उसी पे क्वेश्चंस लगाने, यहाँ पे डिफरेंस है।
यहाँ पे वैरायटी कुछ भी पूछ सकता है, वो वैरायटी कैसे कवर होगी जब आप एक चीज के साथ साथ उससे रिलेटेड 40 चीजें पढ़ो। अब आपके लिए वो चीज मुश्किल है, इसीलिए मैं आपके करंट अफेयर्स में वो सारी चीजें कनेक्ट करके रख देता हूँ, ठीक है। तो पहले ये बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ तक समझ में आ रहा है तो सर गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर। ऑलराइट, ठीक है सर, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर सबको देना है। According to the recently notified e-waste management rules 2022, how many items have been categorized as e-waste? देखो, वेस्ट में एक नए तरीके का आजकल वेस्ट पिक्चर में आया है, ई वेस्ट। ई वेस्ट मतलब जैसे आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, खराब हो गया, आपने कबाड़े में फेंक दिया, वो क्या बन गया? एक ई वेस्ट बन गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इससे काफ़ी काफ़ी हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, जैसे आर्सेनिक जैसे केमिकल्स निकलते हैं, कैडमियम जैसे केमिकल्स निकलते हैं, और ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन्वायरमेंटल हजार्ड्स में से एक बड़ा हजार्ड ई वेस्ट का भी प्रॉब्लम है। हम तो हर साल फ़ोन बदल देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमारा पुराने फ़ोन के साथ क्या होगा, ठीक है। तो ये एक ई वेस्ट का इंडिया में बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए कुछ ई वेस्ट रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो सवाल ये है कि अभी ई वेस्ट में पहले देखो 21 होते थे, मैं बता देता हूँ। 2016 में जब ये रूल्स बने थे तो उसमें 21 आइटम्स को ई वेस्ट की कैटेगरी में डाला गया था कि ये जब बेकार हो जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? ई वेस्ट। लेकिन अब ये 21 से बढ़कर कुछ और हो गए हैं। तो एक तो देखो मैंने आपका ऑप्शन एलिमिनेट कर ही दिया, तो 3 ऑप्शन बने बी सी डी, इनमें से कुछ तुक्का लगाओ सर कि 21 से बढ़ के वो 47 हो गए हैं कि 87 हो गए हैं कि 106 हो गए हैं। देखो ये तो मैं मानता हूँ शायद ही किसी को ये आंसर पता हो, तो जितना तुक्का लगा सकते हो लगाओ। किसी को कंफर्म है? कोई कंफर्म कह सकता है कि नहीं सर यही आंसर होगा? चलो तो बताते हैं कितने आइटम्स होंगे। 21 से बढ़ के ई वेस्ट कैटेगरी में 106 आइटम्स आते हैं, ठीक है, 106। अब क्या सर सब याद रखने पड़ेंगे? नहीं, याद नहीं रखने, नंबर बस थोड़ा ध्यान रखना कि 106 आइटम्स है जो ई वेस्ट में आते हैं, ठीक है। बाकी एक बार देख लेते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल हैं क्या। तो ये रूल बनाती कौन सी मिनिस्ट्री है? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री बनाती है, ठीक है। और जो नए रूल्स बनाए गए हैं 2022 में, ये कब से एप्लीकेबल होंगे? 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल होंगे। किन किन पे एप्लीकेबल होंगे? जितने भी बिजनेस हैं और जो भी इंडिविजुअल्स जो मैन्युफैक्चरिंग, सेल या ट्रांसफर, परचेज या रिफर्बिशिंग या डिसमेंटलिंग या रिसाइकलिंग या प्रोसेसिंग ऑफ ई वेस्ट में इंक्लूडेड हैं, या ई वेस्ट हो गया या कोई भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग या सेल या किसी तरह से भी इन आइटम से वो रिलेटेड हैं, तो उन सब पे ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे। इवन अगर आप इन्हें परचेज करते हैं तो भी आप पे ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो नए रूल्स के हिसाब से जो नंबर ऑफ आइटम दैट हैज बीन कैटेगराइज्ड एज ई वेस्ट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 21 टू 106। हाँ, अभी यूरोपियन यूनियन ने ये इनिशिएटिव लिया था सबसे पहले कि वन नेशन वन चार्जर होना चाहिए। अब इंडिया में भी यही हो रहा है, ठीक है। अब इसमें आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट, न्यूक्लियर मेडिसिन इक्विपमेंट, एसेसरीज, एमआरआईज, इलेक्ट्रिक टॉयज, एसीज, माइक्रोवेव्स, टैबलेट्स, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, आईपैड, अन्यथा ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ये सब इसमें इंक्लूडेड है। ये रूल्स किस पे एप्लीकेबल नहीं है? जो आपकी वेस्ट बैटरीज होती हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनके लिए अलग से बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 है, ठीक है। तो ये खास तौर से ध्यान रखना कि इन पे एप्लीकेबल नहीं है, वेस्ट बैटरीज पे एप्लीकेबल नहीं है। पैकेजिंग प्लास्टिक्स पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक्स के लिए हमारे पास एक अलग से रूल्स हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ठीक है। जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उन पर ये रूल्स लागू नहीं होते हैं, ठीक है। और जो रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं उन पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होते हैं, क्योंकि जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं
उनके उन पर इसलिए नहीं एप्लीकेबल होते क्योंकि उनके लिए एक अलग कानून है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। और रेडियो एक्टिव वेस्ट पे ये इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इनके लिए अलग रूल है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, उसके तहत रेडियो एक्टिव वेस्ट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ई वेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, वेस्ट बैटरीज हो गए, पैकेजिंग प्लास्टिक्स हो गए, माइक्रो एंटरप्राइजेज हो गए, और रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। एक बार देख लेते हैं इनमें क्या क्या मेन मेन फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर तो यही है कि जो भी हैजार्डस सब्सटेंस हैं उनके यूज को रेस्ट्रिक्ट करता है ताकि आप उससे कुछ मैन्युफैक्चर करें इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। ठीक है, तो कोई भी हैजार्डस सब्सटेंस आप यूज नहीं करेंगे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चर में। और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को, उनको ये मैंडेट दिया गया है कि जो लेड का यूज कर रहे हैं, मरकरी का यूज कर रहे हैं, कैडमियम का यूज कर रहे हैं, जो भी ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको आप रिड्यूस करो, जितना हो सके उतना रिड्यूस करो, क्योंकि ये जो मैटर्स हैं ये हमारी बॉडी को बहुत इनडायरेक्ट मतलब बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और इन सब को चेक कौन करेगा? इन सब रूल्स को जो मैनेज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ध्यान रखना। ये सवाल बहुत आराम से बन सकता है, ई वेस्ट रूल्स को कौन रेगुलेट करेगा या कौन मैनेज करेगा? तो वो है आपका सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कोई भी रैंडम सैंपलिंग करेगा किसी भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल आइटम की, और वहाँ चेक चेक करेगा कि जो क्या कहते हैं आपको स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल आइटम बनाने के, वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वो काम किसका है? चेक करने का काम सीपीसीबी का है। ठीक है, और जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे कहा गया ऐसी टेक्नोलॉजी मेथड्स यूज करो जिससे जो एंड प्रोडक्ट है वो रिसाइक्लेबल हो। ऐसा ना हो कि एंड प्रोडक्ट को फिर आपको सिर्फ कम डिस्पोज करना पड़े, रिसाइकिल ना कर पाए। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसको आप रिसाइकिल भी कर पाओ। ठीक है, और जो इंपोर्ट है या नए इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की सेल है, वो तभी अलाउड है जब वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फुलफिल करते हो। ठीक है, अगर वो हमारे रूल से कॉम्प्लाई नहीं करते हैं तो मैन्युफैक्चरर को सारे सैंपल्स को मार्केट से विड्रॉ करना पड़ेगा। और एक होता है, एक टर्म होता है जिसे कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, जो मान लो कोई लैपटॉप बनाने वाली कंपनी, उसकी जिम्मेदारी है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो भी ई वेस्ट जनरेट होता है उसको कलेक्ट करना और इंश्योर करना कि उनको रिसाइकिल या डिस्पोज किया जाए एज पर द रूल्स। तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? जो भी ये ई वेस्ट को ये मैन्युफैक्चरिंग आपका कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं रिगार्डिंग योर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर वैलिड नहीं है, एक तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि इसको रेगुलेट कौन करेगा? सीपीसीबी। तीसरा, ये रूल्स बनाए किसने? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने बनाए हैं। कितने आइटम ई वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं? आप 106 आइटम्स ई वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है सर, तो दैट वाज ऑल अबाउट ई वेस्ट रूल्स 2022। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो गिव मी थम्स अप। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। ई वेस्ट रूल्स मैंने बहुत स्लोली स्लोली पढ़ाए हैं, उम्मीद है समझ में आए होंगे। सो तो नहीं गए? नींद लग रहा है किसी को? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है। ऑलराइट सर, यहाँ तक ठीक चल रहा है ना गाड़ी? चलो गाड़ी ठीक चल रही है तो सर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पे। रिसेंटली 14th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स वाज को-होस्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? देखो, जैसे रामसर कन्वेंशन बनाया गया, ठीक है, रामसर वेटलैंड्स पे मैंने पूरी एक सीरीज बनाई है, रामसर कन्वेंशन। उसमें रामसर रामसर साइट्स इंडिया में 75 रामसर साइट्स हैं। ठीक है,
तो एक एक रामसर साइट आपको क्लास में मैंने याद कराई है। 5 से करीब 6 क्लासेस हैं रामसर साइट्स की। उसकी एक नॉर्थ ईस्ट पीएससी के आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पर रामसर साइट्स का एक पूरा प्लेलिस्ट बन रखा है, नहीं तो सर्च कर देना रामसर साइट्स नॉर्थ ईस्ट पीएससी, आपको वो रामसर साइट्स की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक एक रामसर साइट मैंने आपको क्लास में याद कराई, तो जिसको वो सब पढ़ना हो वहाँ से पढ़ सकता है, ठीक है। तो एक कन्वेंशन है रामसर कन्वेंशन, उसमें भी टाइम टू टाइम मीटिंग्स होती रहती हैं। तो पहली मीटिंग COP1, दूसरी COP2, इसी तरह से अभी 14th मीटिंग थी जिसे हम कह रहे हैं COP14, ठीक है। तो वो किसने को होस्ट करी थी? इंडिया, श्रीलंका ने, चाइना स्विट्जरलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ईरान ने, या जापान इंडिया ने? हाँ जी सर, करेक्ट आंसर बताइए। हाँ जी, और लोग बताइए। रामसर कन्वेंशन तो मैंने खैर पढ़ा ही भी है इतना, तो जिन्होंने पढ़े हो वो तो कुछ कुछ तो बता पाएंगे। मैंने कहा था COP14 कहाँ होने वाला है। मैंने चाइना का नाम लिया था, ठीक है, तो चाइना से आपको समझ जाना चाहिए था। करेक्ट आंसर इज चाइना स्विट्जरलैंड, ये दोनों मिलके कर रहे हैं, ठीक है। रामसर ये कन्वेंशन 1971 में हुआ था, ठीक है, 2 फरवरी को, इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इन दुनिया भर में जितने भी वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स मतलब ऐसे एरिया जहाँ पर वाटर है, वाटर वाले एरिया, फॉर एग्जाम्पल लेक्स हो गए, ठीक है। मेनली कौन होते हैं वेटलैंड में? लेक्स होते हैं, यानी वाटर वाले एरिया जो इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस के, यानी जिन पे इन्वायरमेंट बहुत निर्भर करता है। अगर वो लेक्स या वेटलैंड डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होगा, ठीक है। तो ऐसे वेटलैंड्स को कंजर्व करने का काम किसका है? इस रामसर कन्वेंशन का। तो ऐसे वेटलैंड्स को ये मार्क करते हैं, उनको हम कहते हैं रामसर साइट्स। तो वहां पर ये कंजर्वेशन का काम करके उनको बेटर करते हैं, ठीक है। 171 इसके मेंबर्स हैं। 2 फरवरी याद रखना वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट होता है। ईरान में एक शहर है रामसर, वहां पर ये कन्वेंशन हुआ था, तो इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। तो 1971 में कन्वेंशन हुआ था। इंडिया में फिलहाल 75 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। कितनी रामसर साइट्स हैं सर इंडिया में? 75 रामसर साइट्स, ठीक है सर, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर? 2022, 23, 24, 25, किस साल को आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर डिक्लेयर किया गया? 22, 23, 24, 25? वैसे 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ लें तो तुक्का क्या लगाना चाहिए, आप अपने हिसाब से बताओ। तुक्के में तो सर 22 लगाना चाहिए। हाँ जी, वैसे करेक्ट आंसर 22 है। 2022 को आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। आसियान की अगर हम बात करें, ये सब हम बात कर चुके हैं। 8 अगस्त आसियान डे होता है, सेक्रेटेरिएट इंडोनेशिया जकार्ता है। ये 10 प्लस अभी एक और मेंबर ऐड हुआ है यहाँ पर, करीब ईस्ट तिमोर नाम का, ठीक है, ईस्ट तिमोर नाम का कंट्री ऐड हुआ है। तो टोटल अब आसियान में कितने मेंबर्स हो गए? 11 मेंबर्स हो गए, ठीक है। जस्ट अभी हमने आसियान की बात करी थी। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस हैज लॉन्च अ सिंगल विंडो फैसिलिटी वीरंगाना सेवा केंद्र फॉर वेलफेयर एंड ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफ वीर नारीज? जो सोल्जर्स हमारे वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो उनकी जो विडोज होती हैं उनको हम कह रहे हैं वीर नारीज, ठीक है। तो उनके वेलफेयर और या फिर जो भी उनको स्कीम दी जाती है, अगर उनमें उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है या उन तक स्कीम की सुविधा नहीं पहुंच रही है, तो उसके लिए एक फैसिलिटी खोली गई है, वीरंगाना सेवा केंद्र, ठीक है। तो ये किस फोर्स में क्रिएट हुआ? सीआरपीएफ में, या फिर इंडियन आर्म एयरफोर्स में, या इंडियन आर्मी में? यहाँ पर दो ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी आपके पास एक ऑप्शन कम हो गया, 3 ऑप्शन बचे। अब इन तीन में से बताओ, सीआरपीएफ, इंडियन एयरफोर्स, या फिर इंडियन आर्मी। तो VSK, वीरंगाना सेवा केंद्र, किसका इनिशिएटिव है? हाँ जी सर, गिव, जल्दी से आंसर दीजिए।
वेल करेक्ट आंसर इज इंडियन आर्मी। ठीक है, तो ये व्यवस्था किसकी है? ये इंडियन आर्मी की व्यवस्था। उन्होंने वेबसाइट भी, पोर्टल ओपन कर रखा है, इंडियन आर्मी वेटरन्स .gov.in। वहाँ पर जाके ये सर्विस आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, चलो फिर तो आज इतना ही रखते हैं। आगे के मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूँ, शायद रिपीट हो गए ना, तो वो मुझे अभी एडिट करने पड़ेंगे। तो इसके आगे की कहानी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो, अगर कुछ समझ में आ रहा हो, कुछ फ़ायदा हो रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने कलीग्स के साथ एज मच एज पॉसिबल इसको शेयर करें। ठीक है सर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहाँ से आप ये करंट अफेयर्स की सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी ना मिले तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास हो गई, वहाँ से आप मेरे से ले सकते हैं, 9990784642। ठीक है, यहाँ पर व्हाट्सएप करके भी आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा लिंक से। ठीक है, चलो सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।